Hey guys, welcome to Study IQ. I'm Nisha Chaudhary and this is the 11th session of Spoken English. So let's get started. Today we will be covering the present continuous tense. But before we begin, let's check our yesterday's task. So आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे ऑनलाइन सेंड भी किया था टास्क और उनमें जो गलतियाँ थी वो मैंने रेक्टिफाई की थी और जिन्होंने नहीं भेजा कोई बात नहीं, वो अभी टैली कर लेना। तो देखते हैं, मैंने आपको टास्क दिया था कि 7 सेंटेंसेस को आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करोगे, उसके बाद में उनका नेगेटिव फॉर्म बनाओगे, फिर उन्हें इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट करोगे और इंट्रोगेटिव में भी दोनों तरह से हेल्पिंग वर्ब वाला भी और क्वेश्चन वर्ड वाला भी, और उसके बाद में नेगेटिव इंट्रोगेटिव आप बनाओगे, वो भी दोनों तरह से रहेगा, हेल्पिंग वर्ब भी और क्वेश्चन वर्ड भी। तो देखते हैं, देखिए। अच्छा, इसमें ना मैं आपको ये समझाऊंगी नहीं क्योंकि आपका टास्क था, आप इसमें टैली कर लो। बस इसमें एक चीज़ आप ध्यान रखना, जैसे 6 एग्जाम्पल में आइए एक बार, आपको ये नहीं कर देना है कि डज नॉट वाटर फ्रीज, ऐसे आपको नहीं कर देना है, इस गलती से बचना। बस देखिए क्या होता है, एक बार एग्जाम्पल 3 पे आइए आप। वाटर डज नॉट फ्रीज इन विंटर। अब इसको अगर हम इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो हम क्या करेंगे, सिंपल जो डज है उसे उठा के आगे ले जाके रख देंगे, बस। ये नॉट तो यहीं पे रहेगा ना, इसे तो हम नहीं लेके जाएंगे, है ना। हम क्या करते हैं, हम सिर्फ हेल्पिंग वर्ब को उठा के लेके आगे शिफ्ट कर देते हैं, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब को करते हैं हम, बाकी और किसी चीज़ को नहीं आगे लेके जाते। तो यहाँ पे जो नॉट है वो यहीं पे रहेगा, बस डज आगे चला जाएगा, तो ये बन जाएगा डज वाटर नॉट फ्रीज इन विंटर। तो ये ध्यान रखना, डज नॉट वाटर ये आप मत कर देना। हाँ, ऐसे हो सकता है अगर आप ये करते हो ना, doesn't water freeze in winter, हाँ ये फिर भी सही रहेगा। मिस एक्चुअली ये ना फॉर्मल इंग्लिश में आप नहीं इसको काउंट कर सकते, इसे ना सिर्फ आप ये मान के चलिए कि ठीक है, स्पोकन में भी एक ये है कि स्लैंग यूसेज है इसका, ये प्रॉपर इंग्लिश नहीं है ये, बट स्टिल ये बहुत जगह यूज़ होता है। तो चलो इसको एक हद तक हम सही मान भी लेते हैं कि डजंट अगर आप कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में बोलोगे तभी, लेकिन अगर आपने इसको एक्सपैंड कर दिया, अगर आपने इसको डज नॉट कर दिया, फिर गलत हो जाएगा, फिर तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। या तो आप ऐसे करिए, डज वाटर नॉट फ्रीज इन विंटर, ये तो एकदम सही है ग्रामेटिकली और बहुत सही है ये। लेकिन अगर आप ऐसे करते हो डजंट वाटर फ्रीज इन विंटर, वो भी ठीक रहेगा, लेकिन इसको एक्सपैंड नहीं कर देना स्टार्टिंग में। सिमिलरली नेक्स्ट में आइए, 3rd एग्जाम्पल है यू डू नॉट प्ले वेल। अब डू को आगे लेके जाओ, बस डू यू नॉट प्ले वेल, अब ये बन गया हमारा 6th एग्जाम्पल, डू यू नॉट प्ले वेल। अच्छा, इसको भी सेम वही केस है, इसको भी ना आप अगर ये करना चाहो ना, डजंट सॉरी यहाँ पे क्योंकि यू का केस आ गया तो यहाँ पे डजंट नहीं रह जाएगा, यहाँ पे डोंट हो जाएगा। इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, डोंट यू प्ले वेल, वो भी सही है। लेकिन अगर आपने ये कर दिया डू नॉट यू प्ले वेल, दैट वुड बी कंप्लीटली इनकरेक्ट, इस बात का ध्यान रखना आप। चलिए आगे चलते हैं, सेम यहाँ पे भी देखिए 3rd एग्जाम्पल को देखिए, ही इज़ नॉट अ गुड स्टूडेंट, इज़ को आगे लेके आइए, बस इतना ही करना है, इज़ ही नॉट अ गुड स्टूडेंट। एक तो ये हो गया हमारा, ये तो बिल्कुल ही करेक्ट है, ये तो फॉर्मल इंग्लिश में चलता है। लेकिन अगर फिर भी आप ये करना चाह रहे हो कि चलो ठीक है, हमें थोड़ा सा काम चलाना है बस, उस केस में हाँ आप ये बोल सकते हो इज़न्ट ही अ गुड स्टूडेंट, हाँ ये भी चल जाएगा। लेकिन अगर आपने ये कर दिया इज नॉट ही, ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, ये नहीं होगा। तो इस बात का ध्यान रखना, ऐसे आप आगे भी कर लोगे, इन सब में भी आप बहुत अच्छे से कर लोगे। ये एक बार जल्दी से इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नेक्स्ट में इसका भी कर लीजिए जल्दी से। चलिए, ये था आपका यस्टरडे का टास्क। देखो अब तक हमने क्या किया है, प्रेजेंट इनडेफिनेट, यानी हमने किया है सिंपल प्रेजेंट। अब हम आज वाली क्लास से, आज वाले सेशन से स्टार्ट कर देंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस। और यकीन मानिए ये जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है ये बहुत ज़्यादा इजी है एज़ कम्पेयर टू सिंपल प्रेजेंट। क्यों? क्योंकि सिंपल प्रेजेंट में एक तो आपको एस या ई एस का ध्यान रखना पड़ता है, यहाँ पे वो सिस्टम नहीं है कंटिन्यूअस के केस में। दूसरा, आपको यहाँ पे सिंपल के केस में डू
डज का ध्यान रखना पड़ता है, जबकि यहाँ पे तो वो सिस्टम भी नहीं है। यानी कंटिन्यूअस में सिर्फ और सिर्फ 3 चीज़ें आएंगी, सिर्फ और सिर्फ 3 हेल्पिंग वर्ब रहेंगे आपकी, इज एम आर, दैट्स इट। उनसे बाहर कोई हेल्पिंग वर्ब रहेगी ही नहीं यहाँ पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए ये मैंने आपको बताया था, ये इसका स्ट्रक्चर जो है 2 वर्ड्स में, जैसे बी और आईएनजी। और आईएनजी किस में लगाओगे? ऑब्वियसली आईएनजी तो V1 में ही लगेगा, है ना। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी पॉसिबल है, सेकंड और थर्ड में तो कभी आईएनजी लग ही नहीं सकता। अब देखिए जो बी है ये अपने आप में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। इसे हम किस तरह से लिखते हैं? इज, एम और आर। सो बेसिकली वही स्ट्रक्चर निकल के आ गया हमारा, इज एम आर प्लस V1 प्लस आईएनजी हो गया हमारा कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर। चलिए अब आगे देखते हैं एक बार। देखो ही, शी, इट, क्योंकि सिंगुलर है तो इनके साथ में आएगा आई। यू, वी, दे, क्योंकि प्लूरल है, इनके साथ में रहेगा हमारा आर। लेकिन अब देखिए यहाँ पे आई के साथ में एम, ये अलग से रहेगा। देखिए कभी भी ना आई के साथ में इज को मत यूज कर देना, क्योंकि ये मान के कि भाई आई, मैं, यानी एक ही है, यानी सिंगुलर है, तो इज आना चाहिए, गलत हो जाएगा। आई के साथ में आर भी नहीं यूज करना, ये मान के कि भाई आई खुद को बड़ा रखना है, कि भाई प्लूरल लगाने, तो प्लूरल आर होती है तो आर लगा देंगे, नहीं। आई के साथ में सिर्फ एम पॉसिबल है। आई के लिए एक्सक्लूसिवली का मीनिंग क्या होता है? कि सिर्फ एक ही पर्सन तक या सिर्फ एक ही जगह तक जो सीमित हो। तो आई के लिए जो वर्ब है वो एक्सक्लूसिवली है एम, बस सिर्फ इसी को हम यूज कर सकते हैं। चलिए अब देखिए एक और चीज इसमें ध्यान देने वाली है। यहाँ पे अपोस्ट्रोफी एम ये दे रखा है। अपोस्ट्रोफी क्या होता है? जो ऊपर है ना एम के स्टार्टिंग में ऊपर ये जो दे रखा है ना छोटा सा, ये जो कोमा दे रखा होता है किसी भी वर्ड में, किसी भी लेटर के ऊपर जो कोमा लगता है ना, इसके लिए हम टर्म यूज करते हैं अपोस्ट्रोफी, इसको बोलते हैं। और देखिए यहाँ पे अपोस्ट्रोफी एम दे रखा है, दैट मीन्स इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। आप देखिए मैं साइड में लिख के दिखा रही हूँ आपको, आई अपोस्ट्रोफी एम, आई अपोस्ट्रोफी एम। अब ये शॉर्ट फॉर्म हो जाएगी हमारी आई एम की। लेकिन अब ध्यान रखना, देखो पहली बात तो ये कि ये आई होता है, आई नहीं होता, ई की साउंड नहीं आप प्रोनाउंस करोगे, इट्स आई। और अब यहाँ पे देखिए आई एम, या तो आप अलग अलग बोल रहे हो तो आई एम, लेकिन कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में आप इसको बोलोगे आई एम। इसको आप आई एम ये तो बिल्कुल नहीं प्रोनाउंस करोगे, इट्स आई एम, ये हो जाएगा। नेक्स्ट में देखिए ही, शी, इट। अब यहाँ पे क्या लगा है? अपोस्ट्रोफी एस। तो अपोस्ट्रोफी एस यानी इज को डिनोट करता है ये, तो ये हो जाएगा। देखिए अगर ऐसे कहा गया है, ही ऐसे लिखा गया है, ही अपोस्ट्रोफी एस, दैट मीन्स ही इज, ये कहा गया है। अच्छा इसका एक ये भी होता है इंटरप्रिटेशन, ही हैज़ भी इसी तरह से लिखा जाता है, वो हम परफेक्ट के केस में पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए आप इतना जान लो ये है आपका ही इज। और इसी तरह से अगर शी लगा दूं मैं यहाँ पे तो ये हो जाएगा शी इज। इसी तरह से इट के केस में भी सेम रहता है, इट अपोस्ट्रोफी एस अगर लिखा जाए दैट मीन्स ये क्या है? इट इज, इसकी शॉर्ट फॉर्म है। नेक्स्ट में आते हैं यू, वी, दे वाला केस। अब यहाँ पे देखिए अपोस्ट्रोफी आर ई, ये शॉर्ट फॉर्म बन जाती है, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म बन जाती है आर की। अब देखिए जैसे ये है यू प्लस आर, तो ये क्या बन जाएगा? वाई ओ यू अपोस्ट्रोफी आर ई। अब इसको हम क्या बोलेंगे? यू आर, यू आर, ये हो जाएगा। नेक्स्ट है वी, वी प्लस आर, इसको हम लिखते हैं वी अपोस्ट्रोफी आर ई। ये वर नहीं है, ध्यान रखना, वर जो है वो कंटिन्यूअसली लिखा जाता है, उसमें बीच में ब्रेक नहीं आता। यहाँ पे क्या है? वी अपोस्ट्रोफी एंड देन आर ई, इट्स वी आर। नेक्स्ट वन इज दे प्लस आर, दैट मीन्स THEY, दे अपोस्ट्रोफी आर ई, दे आर, दे आर, ये बन जाएगा ये। तो चलिए आगे चलते हैं। आई होप आपको ये सारी समझ में आ गई हो। जो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है ना, इनको याद करना बहुत ज़रूरी है। अच्छा आप देखिए जैसे V1 में ING हम लगाते हैं स्लीप प्लस ING, इट्स स्लीपिंग। चलिए नेक्स्ट में आते हैं, एंड दिस इज द टास्क फॉर यू। यहाँ पे हमारे पास वर्ब है वर्क, ये मैं आपको पहले भी करवा चुकी हूँ एक बार प्रैक्टिस इसकी,
सिंपल प्रेजेंट टेंस के केस में। और यहाँ पे भी मैं करवा रही हूँ फिर से वही, बस कुछ एक मैंने चेंज किए हैं एग्जाम्पल्स। आपको करना क्या है, आपको यहाँ पे ये जो वर्ब है वर्क, इसको आपको फिल करना है यहाँ पे। और आपको ये ध्यान रखना है कि कौन से सब्जेक्ट के साथ में कौन सी वर्ब रहेगी। कंटिन्यूअस फॉर्म में आपको फिल करना है। कंटिन्यूअस फॉर्म यानी आईएनजी फॉर्म। और आईएनजी किस में लगता है, V1 में, है ना। और V1 आईएनजी आ गया, दैट मीन्स इज एम आर में से ही रहेगा कोई इनके पहले, है ना। तो आपको ये चीज़ें याद होनी चाहिए। तो आप जल्दी से अभी वीडियो को पॉज करिए और फटाफट से ये 12 के 12 एग्जाम्पल्स में आप फिल करिए कि कहाँ पे कौन सी वर्ब आएगी। आई होप आपने कर लिया होगा। तो चलिए मैं आपको करवा देती हूँ, आप टैली कर लेना एक बार। तो देखिए ही क्योंकि सिंगुलर है तो क्या हो जाएगा, ही इज वर्किंग। अच्छा ये देखिए वर्किंग तो सब में ही सेम रहेगा, हमारा सब में वर्किंग रहेगा, लेकिन हमें ये देखना है कि उसके पहले जो वर्ब है ये कैसी रहती है। अब आई है, आई के साथ में तो हम एम लगाते ही हैं, आई एम वर्किंग, ये हो जाएगा। नेक्स्ट है शी इज वर्किंग, ये हो जाएगा। यू आर वर्किंग, दे आर वर्किंग, क्योंकि ये प्लूरल में आते हैं। इट, अब इट सिंगुलर में आता है तो क्या हो जाएगा, इट इज वर्किंग, वी आर वर्किंग। अब देखिए यहाँ तक तो ये आपके सारे थे प्रोनाउंस, ही शी इट दे यू वी, ये सारे प्रोनाउंस में आते हैं। लेकिन नेक्स्ट में देखिए हीना और हीना एंड हेमंत, ये देखिए 8 और 9 दोनों ही एग्जाम्पल्स में क्या है, नाम है हमारे पास, नाउन है यानी नाम किसी का। तो 8 में देखिए एक नाम है यानी सिंगुलर है, क्या हो जाएगा, हीना इज वर्किंग। नेक्स्ट में है हीना एंड हेमंत आर वर्किंग, ये हो जाएगा। 10, 11, 12 इनमें आते हैं। आपके 9 तक तो सारे सही हुए होंगे। अब देखते हैं 10, 11 और 12 को। अच्छा इससे पहले ना मैं आपको एक चीज़ बताना चाह रही हूँ। यहाँ पे देखिए जैसे ये है सम, सम को ना हम 3 तरह से लिखते हैं, समवन, somebody and something। इसी तरह से नो के भी 3 केसेस होते हैं, no one, nobody, nothing, ये हो जाएंगे। इसी तरह से every, every के भी 3 केसेस रहते हैं, everyone, everybody and everything, ये हो जाएगा। इसी तरह से एक और रहता है, मैं अपने रिस्पॉन्सेस हटा रही हूँ यहाँ से, एक रहता है एनी, एनीवन, एनीबडी एंड एनीथिंग। तो ये है हमारे कुछ ऐसे शब्द जो हमेशा ही सिंगुलर फॉर्म में आते हैं, ये सारे ही सिंगुलर होते हैं। तो इन सब में आप एरो लगा के लिख देना, सबको एनसर्कल करके फिर एरो लगा के आप लिख देना दैट दे ऑल आर यूज्ड इन सिंगुलर फॉर्मेट। अब देखिए ये सिंगुलर हैं सारे, यानी ये सब्जेक्ट की जगह पे आ रहे हैं और ये सिंगुलर हैं, तो इनके लिए जो वर्ब यूज़ करेंगे वो भी सिंगुलर होगी। तो यहाँ पे हो जाएगा somebody इज़ वर्किंग, nobody इज़ वर्किंग, everybody इज़ वर्किंग। प्रॉब्लम यहाँ पे आती है, बच्चे सोचते हैं एवरीबडी यानी प्रत्येक, ये तो बहुत ज़्यादा हमें लग रहे हैं ना, लेकिन नहीं, एक्चुअल में क्या होता है, ये सिंगुलर होता है। ये हो जाएगा एवरीबडी इज़ वर्किंग। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई हो। और ये जो मैंने बताई है ना, तो इस चीज़ को आप बहुत अच्छे से याद रखना। नेक्स्ट में आते हैं, चलिए अब देखते हैं कि डेली लाइफ में प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यूज़ क्या होता है। अच्छा देखिए, सबसे पहले तो आप ये बात अपने माइंड से निकाल दो कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो रहा है, रही है या रहे हैं, ये सारी चीज़ें ये नहीं करनी आपको। ये 3rd 4th के बच्चों के लिए होती हैं, क्योंकि उनको है ना डेली लाइफ में इनको यूज़ नहीं करना होता, वो बस रटने के लिए बच्चों को सिखा दी जाती है एक बार के लिए कि रहा है, रही है, रहे हैं, ये हो जाएगा, इनको रट लो। लेकिन आपको क्या है कि आपको कॉन्वर्सेशन में यूज़ करना है इंग्लिश को, इसलिए आप सीख रहे हो। और कॉन्वर्सेशन में यकीन मानिए ये ज़्यादा नहीं यूज़ होते। आपको कई बार क्या है कि सेंटेंस की सेंस देख के ये पता करना होता है कि वो कंटिन्यूअस का पार्ट है या नहीं। वहाँ पे रहा है, रही है, रहे हैं, ये सब आपको नहीं दिखेगा।
इस वजह से मैं आपको ये चीज़ें तो नहीं बता रही हूँ, मैं आपको उन चीज़ों से दूर रख रही हूँ जो आगे चल के कहीं ना कहीं फेल हो जाती हैं। ये रहा है वाला कंसेप्ट भी ऐसा ही है। इसी तरह से सिंपल प्रेजेंट के केस में आपने नोटिस किया हो, मैंने आपको कहीं नहीं बताया कि ता है, ती है, ते हैं, ये सारी चीज़ें आएंगी। क्यों? सेम वही केस है, आपको कॉन्वर्सेशन में यूज़ करनी है और वहाँ पे इतने सारे सेंटेंसेस होते ही नहीं हैं जो ता है, ती है, ते है पे एंड होते हैं, लेकिन वो सिंपल प्रेजेंट के ज़रूर होते हैं। वहाँ पे फंस जाओगे अगर आप उसी कंसेप्ट पे चलोगे तो। इस वजह से उनके मैंने इतने सारे आपको यूसेज बताए हैं, आप खुद से देखना कि कितनों के पीछे ता है, ती है, ते है आ रहा है। आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो कंसेप्ट है ना, ये आउटडेटेड है, ये सिर्फ बच्चों के लिए है, ये आप लोगों के लिए नहीं है। तो इससे आप बाहर निकलिए, इसके वहम में मत रहिए। चलिए अब स्टार्ट करते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता क्या है, ये समझते हैं। देखिए, वी यूज द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टू डिस्क्राइब एक्टिविटी दैट इज हैपनिंग नाउ। ऐसी कोई भी एक्टिविटी जो नाउ यानी एट प्रेजेंट, यानी एट द मोमेंट, जो अभी हो रही है, यानी एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। जैसे जब मैं बोल रही हूँ इस टाइम पे जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं, क्या क्या एक्टिविटीज़ हो रही हैं एक बार देख लेते हैं। देखो, आई एम स्पीकिंग, तो देखिए आई एम स्पीकिंग, अब यहाँ पे ING यूज़ किया मैंने, है ना, क्योंकि मैं कंटिन्यूसली पढ़ा रही हूँ, कंटिन्यूसली बोल रही हूँ। एंड यू आर लिसनिंग, यू आर स्टडिंग, यू आर राइटिंग, है ना। तो ये सारी ही किसमें कही है मैंने, आर और ING फॉर्म में। क्यों? क्योंकि अभी एट प्रेजेंट साइमल्टेनियसली ये चीज़ें हो रही हैं, तो ऐसे में हम यूज़ करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे पिक है, पिक में है क्या, शी इज़ क्लीनिंग द हाउस नाउ, यानी नाउ और एट द मोमेंट, ये कुछ एक वर्ड्स हैं जिनसे हमें पता चल जाएगा कि हाँ प्रेजेंट यूज़ करना है, क्योंकि एट प्रेजेंट अभी घट रही हैं ये घटनाएं। तो यहाँ पे भी देखिए, शी इज़ क्लीनिंग द हाउस नाउ, कि वो अभी देख रहे हो आप, अभी भी वो हाउस को क्लीन कर रही है। नेक्स्ट में जैसे ही इज़ वॉकिंग द डॉग एट द मोमेंट, कि वो अभी अपने डॉग को घुमा रहा है। तो अब देख रहे हो, अब यहाँ पे नेक्स्ट में आइए एक बार, जैसे ये है 5 PM एंड 5:30 PM। अब इसके बीच में ये जो है, ये एक बार सेट हो रखा है कि 5 बजे से लेके 5:30 बजे तक के बीच का जो टाइम है, वहाँ पे क्या हुआ है, शी इज़ क्राइंग। वहाँ पे देखो, उसने रोना स्टार्ट किया था 5 बजे और 5:30 बजे तक वो कंटिन्यूसली रोए ही जा रही थी, है ना। तो अगर आप 5:10 पे बोलोगे, दैट मीन्स 5:10 पे अगर आपने देखा होगा तो क्या बोलोगे, शी इज़ क्राइंग। 5:15 पे देखा होगा, शी स्टिल क्राइंग, है ना। तो यानी इस पूरे टाइम पीरियड में ये रो रही थी, इस पूरे टाइम पीरियड में ये घटना हो रही थी, है ना। तो हमने क्या यूज़ किया है, शी इज़ क्राइंग कॉज शी हर्ड द बैड न्यूज़। दैट मीन्स शी इज़ क्राइंग, कि वो एट प्रेजेंट यानी उस पर्टिकुलर मोमेंट में वो चीज़ हो रही थी। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हुई हो। चलिए नेक्स्ट में आते हैं, यूसेज में आ जाते हैं। फर्स्ट पॉइंट, यानी कहाँ हम इसको यूज़ करते हैं। देखिए, हैपनिंग एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, ये जो मैंने अभी बताया, यानी बोलते टाइम साइमल्टेनियसली अराउंड, यानी आपके सराउंडिंग में क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, उन सब को हम लिखते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। अब देखिए यहाँ पे इसमें वर्ड्स क्या क्या रहते हैं, करंटली यानी अभी, और एट प्रेजेंट, नाउ अडेज, नाउ, एट द मोमेंट। तो इन सभी वर्ड्स को हम यूज़ कर सकते हैं इसमें, लेकिन ध्यान रखना, अब ये मत समझ लेना कि यहाँ पे करंटली है तो प्रेजेंटली भी हम यूज़ कर सकते, नहीं, प्रेजेंटली को हम नहीं यूज़ कर सकते। क्यों? क्योंकि प्रेजेंटली का मीनिंग अलग है, जो आप सोच रहे हो ना, वो मीनिंग नहीं है प्रेजेंटली का। आपको क्या लग रहा है कि एट प्रेजेंट यानी प्रेजेंटली, है ना, लेकिन ऐसा नहीं है। एट प्रेजेंट का मतलब ये है करंटली, अभी, लेकिन प्रेजेंटली का मीनिंग है सून, मीन्स भविष्य की बात हो रही है, निकट भविष्य की, यानी नियर फ्यूचर की बात हो रही है कि हाँ कुछ ना कुछ जो चीज़ है वो जल्दी ही होने वाली है, इट इज़ अबाउट टू हैपन सून। वहाँ पे हम क्या टर्म यूज़ करते हैं, प्रेजेंटली। तो यहाँ पे हम नहीं यूज़ कर पाएंगे, इसको ध्यान रखना। चलिए एग्जाम्पल्स में आते हैं। अच्छा, एग्जाम्पल्स, अब जल्दी से एक बार इन सभी एग्जाम्पल्स को आप ट्रांसलेट कर लीजिए। सारे ही ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस के हैं, जल्दी से इन्हें ट्रांसलेट करिए, वीडियो को पॉज करिए, उसके बाद मैं आपको आंसर्स बताती हूँ। आई होप आपने सारे अटैम्प्ट कर लिए होंगे। चलिए इनके आंसर्स पे आते हैं। देखिए, फर्स्ट है मेरी बहन चाय पी रही है। अच्छा, सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि चाय पीना इसकी इंग्लिश क्या होती है। देखिए,
नॉर्मली अगर हम जैसे चाय पीना, अगर इसको देखते हैं तो हम क्या बोलेंगे, ड्रिंक टी, ये हो जाएगा। लेकिन अब देखिए यहाँ पे क्या होता है कि ड्रिंक के बजाय हम ये भी यूज़ कर सकते हैं, टेक टी, वो भी उतना ही सही है। और ड्रिंक के बजाय अगर मैं ये यूज़ करती हूँ, हैव टी, ये भी उतना ही सही है, यानी इन तीनों में कोई डिफरेंस नहीं है। और मोस्ट कॉमनली जो यूज़ होता है वो ये है हैव टी। तो अगर आपने यहाँ पे ये किया है माई सिस्टर इज़ हैविंग टी, वो सही है। लेकिन अगर आपने ये भी किया है ना दैट माई सिस्टर इज़ ड्रिंकिंग टी, दैट इज़ ऑल्सो करेक्ट। अगर आपने ये किया है माई सिस्टर इज़ टेकिंग टी, वो भी सही होगा। नेक्स्ट में आते हैं, कोई आपको पुकार रहा है। अब देखिए यहाँ पे कोई को हम रिप्रेजेंट करते हैं somebody या someone से, दोनों ही सेम मीनिंग देते हैं, चाहे somebody लिखिए चाहे someone लिखिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, somebody is calling you। नेक्स्ट में आते हुए झगड़ रहे हैं। अब झगड़ने की इंग्लिश होती है quarreling। तो यहाँ पे देखिए वे मीन्स दे। अब यहाँ देखिए दे आर को ना कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में लिखा है दे आर, तो अब देखिए दे आर क्वेरलिंग, ये हो जाएगा। नेक्स्ट में आइए, कोई दरवाज़ा खटखटा रहा है। तो कोई फिर से कोई है, अगेन चाहे आप somebody लिखिए चाहे आप someone लिखिए, दोनों करेक्ट हैं। somebody is knocking at the door। नेक्स्ट में आते हैं, अब हमें सर्दी अनुभव हो रही है। अच्छा, आप एज्यूम करिए कि आप कहीं घूमने गए हो फ्रेंड्स के साथ में किसी हिल स्टेशन पे, तो आप जब नीचे से चलना स्टार्ट किया आपने, तब तो नॉर्मल था टेम्परेचर, लेकिन जैसे जैसे हाई एल्टीट्यूड पे चलते गए ना, तो वहाँ पे क्या हो जाता है, टेम्परेचर ड्रॉप होना स्टार्ट हो जाता है, वहाँ पे ठंड लगना स्टार्ट हो जाती है। तो उसी के कंटेक्स्ट में आप इसको एक बार समझिए। अब हमें सर्दी अनुभव हो रही है कि हाँ, जब चले थे ना उस टाइम पे नहीं थी, लेकिन अभी हमें सर्दी अनुभव हो रही है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, नाउ वी आर फीलिंग कॉल्ड। अब यहाँ पे वर नहीं बोलोगे आप इसको, क्योंकि अपोस्ट्रोफी लगा हुआ है ऊपर, ये ध्यान दीजिएगा। तो क्या हो जाएगा, नाउ वी आर फीलिंग कॉल्ड, ये हो जाएगा। नेक्स्ट में आइए, मैं अभी तुमसे बात नहीं कर सकती, मैं अभी गाड़ी चला रही हूँ। दो सेंटेंसेस हैं यहाँ पे। फर्स्ट है मैं अभी तुमसे बात नहीं कर सकती, तो इसके केस में देखिए कर सकती या सकता या सकते मीन्स जहाँ पे एबिलिटी की बात हो रही हो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं कैन को। तो यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल में क्या हो जाएगा, आई कैन नॉट, और कैन नॉट की कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म हो जाती है कांट। आई कांट टॉक टू यू राइट नाउ। नेक्स्ट है मैं अभी गाड़ी चला रही हूँ, तो इसका क्या हो जाएगा, आई एम ड्राइविंग। नेक्स्ट है तुम्हारी अंग्रेज़ी बेहतर हो रही है, तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, योर इंग्लिश इज़ गेटिंग बेटर। अच्छा, ये ध्यान रखना, ये जो है BETTER, इसमें जो र ये आर साउंड है ना, इसे प्रोनाउंस नहीं करोगे आप, बेटर नहीं बोलोगे, वो नहीं होता, ये होता है इट्स बेटर, ये हो जाता है। अब और यहाँ पे ये जो है ना योर, देखिए YOUR, इट्स नॉट यूअर नहीं होता ये, इट्स यूअर नहीं बोलोगे, इट्स योर। इसी तरह से एक और है टर्म OUR, आवर नहीं होता, इट्स आर, ये होता है। तो चलिए वापस आते हैं एग्जाम्पल में, तो क्या हो जाएगा, ये योर इंग्लिश इज़ गेटिंग बेटर, ये हो जाएगा। नेक्स्ट में आइए, शोर मत करो, मैं यहाँ काम कर रही हूँ। अगेन देयर आर टू सेंटेंसेस, द फर्स्ट वन इज शोर मत करो, दैट मीन्स डोंट मेक अ नॉइज़। देखो आप डू नॉट बोलोगे ना, वो भी गलत नहीं होगा, लेकिन स्पोकन में हम क्या करते हैं, ताकि जल्दी से जल्दी हमारी बात पूरी हो सके, हम क्या करते हैं, शॉर्ट फॉर्म्स को यूज़ करते हैं, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म को यूज़ करते हैं। तो ये बेटर रहेगा कि अगर आप ऐसे बोलते हैं डोंट, तो ये हो जाएगा डोंट मेक अ नॉइज़। नेक्स्ट क्या है, मैं यहाँ काम कर रही हूँ, आई एम वर्किंग हेयर। नेक्स्ट में आते हैं, रजत नहा रहा है, रजत इज़ हैविंग अ शावर, या फिर आप ऐसे ही बोल सकते हो रजत इज़ टेकिंग अ बैथ, ये भी सही है। नेक्स्ट में आते हैं, अच्छा देखो हैव, यहीं पे वापस आते एक बार, देखिए हैव को ना हम मैक्सिमम जगह पे यूज़ कर सकते हैं। देखिए हैव को अभी हमने देखा था थोड़ी देर पहले, ड्रिंक के लिए हमने यूज़ किया था हैव, है ना। अगर मैं कहूँगी मैं चाय पी रही हूँ, दैट आई एम हैविंग माई टी। और हैव को ना
ईट के लिए भी मैं यूज़ कर सकती हूँ। अगर मैं ये कहूँगी कि मैं अभी लंच कर रही हूँ, मैं क्या कहूँगी, आई एम हैविंग माई लंच। तो यानी ईट की बजाय मैं हैव यूज़ कर सकती हूँ वहाँ पे। यहाँ पे भी टेक अ बाथ की बजाय अगर ये कहा जाए ना हैव अ बाथ, वो भी हो सकता है, ये भी सही होगा। रजत इज़ हैविंग अ बाथ, वो भी सही है। और रजत इज़ हैविंग अ शावर, वो भी सही है। तो यहाँ पे यानी नहाने के सेंस में भी आप हैव को यूज़ कर सकते हो। चलिए आगे चलते हैं अभी 10th एग्जाम्पल। यहाँ पे क्या है, चलो बाहर चलते हैं, अब बारिश नहीं हो रही। अगेन देयर आर 2 सेंटेंसेस। द फर्स्ट सेंटेंस इज चलो बाहर चलते हैं मीन्स लेट्स गो आउटसाइड, और यहाँ पे आते एक बार फर्स्ट में ही आते हैं लेट्स। ये ना एक्चुअली कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है लेट अस, इसकी कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है ये, तो ये बन जाती है लेट्स गो आउटसाइड, अब बारिश नहीं हो रही। अच्छा अब देखिए, अब तक हमने क्या पढ़ा है कि पर्सन की बात होती थी, है ना, ह्यूमन बीइंग्स की बात होती थी कि अगर लड़का है तो ही यूज़ करेंगे, लड़की है तो शी यूज़ कर देंगे, बहुत सारे हैं वो तो वहाँ पे दे यूज़ हो जाएगा, है ना। आई खुद के लिए, यू सामने वाले के लिए, वी हम सब के लिए। लेकिन यहाँ पे कोई लिविंग बीइंग तो है ही नहीं ना, यहाँ पे बात किसकी हो रही है, बारिश की। तो यहाँ पे ऐसे केस में क्या हो जाएगा, जहाँ पे लिविंग बीइंग ना हो तो यहाँ पे हम इट को यूज़ करेंगे एंड इट्स नॉट रेनिंग एनी मोर। और यहाँ पे जो इट्स है अगेन दिस इज द कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म ऑफ इट इज, सो इट्स नॉट रेनिंग एनी मोर, ये हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, आई होप आपके ये सारे करेक्ट हुए हों। आगे देखते हैं इसका नेक्स्ट यूसेज क्या रहता है, उसको देखिए। व्हेन वी टॉक अबाउट चेंजेस और थिंग्स हैपनिंग इन अ पीरियड अराउंड नाउ बट नॉट नेसेसरीली हैपनिंग एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। देखिए फर्स्ट यूसेज में हमने क्या पढ़ा था कि वो चीज़ें, वो सारे एक्शंस जो एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग हो रहे हो, यानी जो हम बात कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं, मैं बोल रही हूँ, इस टाइम पीरियड में आसपास जो चीज़ें हो रही हैं वो सारी हम कंटिन्यूस में लेते हैं। लेकिन अब देखिए यहाँ पे कंटिन्यूस टेंस में इसके अलावा बहुत सारी और चीज़ें वो भी आ जाती हैं जो एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग ज़रूरी नहीं है कि उस टाइम पे हो रही हो। कैसे, अब देखिए, अब अगर मैं ये कहूँ, जैसे इसी में है ये थर्ड एग्जाम्पल में ही आप आइए, वह आजकल इटालियन सीख रही है। अब देखिए वह आजकल इटालियन सीख रही है, इट डजेंट मीन कि वो दिन रात ही लगी रहती है वो नई लैंग्वेज को सीखने में, कि वो बिल्कुल भी आराम नहीं करती, वो 24 घंटे ही लगी रहती, ऐसा नहीं है। अगर वो डेली का 1 घंटा भी सीख रही है ना, सुबह 8 से लेकर 9 बजे तक सीख रही है ना, और मैं जैसे दोपहर में अभी सेशन ले रही हूँ आपका, है ना, तो अभी आपको होगी कि ये तो टाइम ऑफ द स्पीकिंग नहीं हुआ है ना, क्योंकि वो तो पहले हो चुका है। नहीं, क्या है कि वो कंटिन्यूसली काम कर रही है ना, डेली 1-1 घंटा कर रही है ना, तो वो भी कंटिन्यूटी में ही आ जाता है, वो भी कंटिन्यूस टेंस में ही लिखा जाएगा। अ ग्रेजुअल चेंज हैपनिंग ओवर द टाइम, ये किस कैटेगरी में आ जाएगा कि ग्रेजुअल चेंज मीन्स ओवर द टाइम, यानी एक निश्चित समय के लिए वो ग्रेजुअल चेंज हो रहा है। ग्रेजुअल चेंज, ग्रेजुअल का मीनिंग क्या होता है एक बार वो देख लेते हैं, यानी ऐसा कोई चेंज जो धीरे धीरे हो रहा है लेकिन लगातार हो रहा है। देखो जल्दबाजी में नहीं हो रहा, बहुत धीरे धीरे हो रहा, बहुत टाइम ले रहा है, लेकिन हो रहा है, रुक नहीं रहा, वो कंटिन्यूसली हो रहा है, तो ऐसे को हम बोलते हैं ग्रेजुअल चेंज। और कोई भी लैंग्वेज अगर आप लर्न करते हो तो वो कोई रैपिड चेंज नहीं हो जाता, वो हमेशा ही एक ग्रेजुअल चेंज ही होता है। तो आप है ना ये सोच के मायूस मत होना कभी कि अब तो 10 सेशंस हो गए या 20 सेशंस हो गए, अब तक हमारी इंग्लिश में फ़र्क नहीं आया है। देखिए टाइम के साथ साथ बहुत अच्छे से हो जाएगा। अभी ऐसे आप सोचो कि ओवरनाइट हो जाए, देखिए दैट्स नॉट पॉसिबल, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, बस आपके हाथ में वही है, मेहनत करते जाइए, बिल्कुल अच्छे से हो जाएगी आपकी। हाँ थोड़ा टाइम ज़रूर लगेगा, पेशेंस चाहिए होगा। ये नहीं है कि 10 दिन में आप मुझे मैसेज कर रहे हो कि मैम मेरा तो नहीं हुआ, अभी भी मेरा फ्लो नहीं आ रहा है इंग्लिश का। अरे बच्चे अभी हम स्टार्टिंग की है, अभी हम बिगिनिंग फेज़ में हैं, तो अभी मायूस नहीं होना, अभी डिसअपॉइंट नहीं होना, है ना। अभी देखो अगर ऐसा है कि जैसे हमने 6 महीने तक किया है, ये इंग्लिश के सारे रेगुलर सेशंस अटेंड किए हैं, फिर भी अगर नहीं हो पा रहा, हाँ वहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन अभी तो स्टार्टिंग हुई है ना, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, परसिवियरेंस बनाए रखिए, यानी लगातार,
यानी कंटिन्यूटी बनाए रखिएगा, हो जाएगा आपका, बहुत अच्छे से हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं हम। अच्छा हाँ, ये एग्जाम्पल्स हैं, इनको आप जल्दी से ट्रांसलेट करिए। और चलो मैं इनमें कुछ एक की हिंदी कुछ एक की इंग्लिश आपको बता देती हूँ। जैसे ये है तटीय क्षेत्र, इसको हम बोलते हैं कोस्टल एरियाज, क्योंकि प्लूरल है ना, है में ऊपर बिंदी लगी है ना, दैट मीन्स प्लूरल है, तो ये हो जाएगा कोस्टल एरियाज, ये बोलेंगे। बाकी और आप कर लोगे, ब्रह्मांड आपको पता है, यूनिवर्स होता है, बाकी और ट्राई करिए खुद से। अच्छा, और ये जो है ना, ये जो हिंदी वाला जो वर्ड है, ये इसको अक्षर नहीं बोलते, इट्स क्ष। आपकी हिंदी की प्रोनाउंसिएशन भी अच्छी रखिए। चलिए करिए इनको, आई होप आपने सारे कर लिए होंगे। चलिए इनके आंसर्स पे आते हैं। देखिए, फर्स्ट था हमारे देश में विकास हो रहा है, सॉरी, हमारे देश में विकास हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, आवर कंट्री इज प्रोग्रेसिंग। विकास होना, विकास करना यानी प्रोग्रेस करना, तो क्या हो जाएगा, आवर कंट्री इज प्रोग्रेसिंग। प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान देना, आवर कंट्री नहीं कहा मैंने कहा आवर कंट्री इज प्रोग्रेसिंग। नेक्स्ट में आते हैं, दुनिया की जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड इज राइजिंग वेरी फास्ट। नेक्स्ट में आते हैं, सोनिया इटली में काम करना चाहती है, इसलिए वह आजकल इटालियन सीख रही है। यहाँ पे फिर से हमारे पास दो सेंटेंसेस हैं और इस बार दोनों सेंटेंसेस को कनेक्ट किया गया है इसलिए, इस वर्ड से। तो क्या हो जाएगा, एक बार फर्स्ट सेंटेंस को देखते हैं। सोनिया इटली में काम करना चाहती है, अब सोनिया सिंगुलर है तो क्या हो जाएगा, सोनिया वॉन्ट्स टू वर्क इन इटली, और इसलिए का क्या हो गया, सो शी इज लर्निंग इटालियन नाउ अ डेज, इसलिए वह नाउ अ डेज हो जाता है आजकल, इसलिए वह आजकल इटालियन सीख रही है। और ऐसे ही यू आर लर्निंग इंग्लिश नाउ अ डेज। नेक्स्ट में आते हैं, तटीय क्षेत्र डूबते जा रहे हैं, इसका क्या हो जाएगा, कोस्टल एरियाज आर सबमर्जिंग। देखिए, डूबने को हम बोलते हैं सबमर्ज, तो डूबते जा रहे हैं, इट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस, तो यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, सबमर्जिंग। नेक्स्ट में आते हैं, ब्रह्मांड फैलता जा रहा है, यहाँ क्या हो जाएगा, द यूनिवर्स इज एक्सपैंडिंग, ये हो जाएगा। आई होप आपके करेक्ट हुए हों, और अगर आपके सारे करेक्ट है देन कॉन्ग्रेट्स। नेक्स्ट में आते हैं, देखिए इसकी पिक की क्लैरिटी उतनी नहीं है, सो प्लीज़ आप इसमें थोड़ा सा एडजस्ट करना। और यहाँ पे ना, ये एग्जाम्पल में आप ये करेक्शन भी कर लेना, यहाँ पे हो जाएगा शी इज़ लिसनिंग टू द म्यूज़िक, ये आप चाहे अलग से कहीं पे लिख लेना, ज़रूर लिख लेना ये तो, बल्कि क्या होता है, लिसन टू समथिंग या somebody, स्लैश यहाँ पे लगा रही हूँ मैं, यानी लिसन टू समथिंग या लिसन टू somebody होता है, डायरेक्ट लिसन समथिंग या लिसन somebody नहीं होता। अब मैं जैसे बोलूँगी ना, मैं ऐसे कहूँगी लिसन टू मी, मैं ऐसे नहीं बोल सकती लिसन मी, दैट वुड बी इनकरेक्ट। इसी तरह से अगर यहाँ पे ये बात हो रही है दैट शी इज़ लिसनिंग द म्यूज़िक, वो नहीं होगा, ग्रामेटिकली ऐसे करेक्ट होगा, शी इज़ लिसनिंग टू द म्यूज़िक। चलो एक्चुअल चीज़ पे आते हैं, कंटिन्यूअस के केस में आते हैं, शी इज़ लिसनिंग द म्यूज़िक। अब यहाँ लिसनिंग टू द म्यूज़िक नाउ, अब देखिए इसको अगर हम नेगेटिव बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे। अच्छा, ये ऊपर वाला आपने लिख लिया होगा लिसन टू, मैं इसको एक बार के लिए हटा रही हूँ ताकि क्लैरिटी आ जाए, हमारे पास स्पेस आ जाए। अब देखिए यहाँ पे पॉजिटिव से नेगेटिव बहुत इजी बन जाएंगे, और पॉजिटिव से जो इंट्रोगेटिव हैं वो भी बहुत इजीली हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ना इज एम आर, बस यही तो हमारी वर्ब्स हैं, और यहाँ पे हमें बाहर से भी मेहनत नहीं करनी है ना, डू डज ला के, तो यहाँ पे हमें गिवन है, यहाँ पे तो वो मान लीजिए आपको पका पकाया गिवन है, आपको सिंपल क्या करना है, नेगेटिव बनाना है तो उसमें नॉट लगा दो, इंट्रोगेटिव बनाना है तो सिंपल उस हेल्पिंग वर्ब को उठा के आगे ले जाओ, बाकी सारा सेंटेंस वैसा का वैसा रहेगा, बस उस हेल्पिंग वर्ब को उठा के आप आगे लेके जाइए। तो देखिए आते एग्जाम्पल्स में, फर्स्ट एग्जाम्पल को देखते हैं, शी इज़ लिसनिंग टू द म्यूजिक नाउ। अब यहाँ पे अगर नेगेटिव बनाएंगे इसके साथ में नोट आ जाएगा, शी इज़ नॉट लिसनिंग टू द म्यूजिक नाउ, ये हो जाएगा। अच्छा, इज नॉट को अगर आप कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में लिखना चाह रहे हो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, इजंट। इज नॉट की कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म होती है इजंट। नेक्स्ट है
अब इसी को अगर क्वेश्चन फॉर्म में बनाना है तो क्वेश्चन फॉर्म में क्या है, सिंपल हेल्पिंग वर्ब को वहाँ से बीच से उठा के, बीच में कहीं भी हो वहाँ से उठा के हमें फ्रंट में प्लेस कर देना है। तो इसमें क्या हो जाएगा, देखिए जैसे शी इज़ लिसनिंग इस तरह से था, तो शी इज़ को आगे ले जाइए तो क्या हो जाएगा, इज़ शी लिसनिंग टू द म्यूजिक नाउ, ये हो जाएगा। देखिए इज़ शी लिसनिंग टू द म्यूजिक नाउ, ये हो गया हमारा इंट्रोगेटिव। इसी तरह से आर वाला एग्जाम्पल है, आप कर लेना यहाँ पे दे नहीं, यहाँ पे वी हो जाएगा एक्चुअली। तो ये हो गए हमारे। नेक्स्ट में आते हैं, हमारा लास्ट सेक्शन आ गया है वोकैब सेक्शन। और वोकैब में आज मैं आपके लिए कोई फ्रेजल वर्ब नहीं लेके आई हूँ। वोकैबुलरी सेक्शन में आज हम करेंगे कि कैसे हम वेरी को ना यूज़ किए, वेरी को बिना यूज़ किए उसी वर्ड को अच्छे सेंस में बोल सकते हैं। यानी देखिए कई बार क्या होता है कि हमारे पास, देखो वर्ड्स की तो हमारे पास कमी है ही। अगर हमारी वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग है तो आप ये समझिए स्पोकन का ना बहुत सारा काम वहाँ पे हो जाता है, क्योंकि आपके पास वर्ड्स हैं बोलने को। लेकिन आप ये देखिए आपके पास अगर शब्द ही नहीं है किसी चीज़ को एक्सप्लेन करने को, तो वहाँ पे आप क्या ही बोलोगे। तो वोकैबुलरी आपकी इम्प्रूव होनी ज़रूरी है। और देखिए वो कैसे होगी, देखिए अब जैसे एक एग्जांपल है, जैसे ये है वेरी नॉइजी। नॉइजी हमें पता है बहुत शोर शराबे वाला, उसके लिए हम टर्म यूज़ करते हैं नॉइजी। लेकिन अब देखिए अगर आप ये कहते हो कि दैट प्लेस इज़ वेरी नॉइजी या दैट प्लेस वॉज वेरी नॉइजी, यानी बहुत ज़्यादा वो शोरगुल वाला था, तो वहाँ पे देखिए वेरी को हम अवॉइड कर सकते थे। यानी वेरी नॉइजी की बजाय अगर हम ये बोलते दैट प्लेस वॉज डेफनिंग, तो आप सोचिए कितना अच्छा इम्पैक्ट जाता है हमारा, कि हाँ हमारा जो वोकैबुलरी वाला पार्ट है, जो वोकैबुलरी बेस्ड नॉलेज है वो बहुत रिच है, ये इम्पैक्ट जाता है। तो आप देखिए इसी तरह से ना आज वाले हम सेशन में ये रखेंगे कि वेरी प्लस जो बेसिक से वर्ड्स हैं कैसे हम उन्हें रिप्लेस कर सकते हैं एक बेटर वर्ड के साथ में। और वो एग्जाम्पल्स भी मैंने कुछ लिए हैं इनके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट तो जैसे हमने अभी किया है वेरी नॉइजी, यानी बहुत ज़्यादा शोरगुल वाला, तो उसके लिए हम क्या टर्म यूज़ करते हैं, डेफनिंग। डेफनिंग यानी देखिए टर्म होती है DEAF, डेफ यानी जो बहरा हो जाए, मीन्स उसके लिए हम ये टर्म यूज़ करते हैं। तो डेफनिंग यानी बहरा कर देने वाला। तो अब देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल इसी का है, देयर वॉज अ डेफनिंग रॉर दैट echoed थ्रू आउट द कैवर्न। अब यहाँ देखिए देयर वॉज अ डेफनिंग रॉर। अब रॉर क्या होती है, गुर्राहट की, डेफनिंग बहरा कर देने वाली गुर्राहट थी वो, गर्जना थी वो, दैट echoed। एको यानी आप कुछ बोलते हो, आप जैसे कोई सुनसान से कमरे में जाके अगर आप बोलते हो तो आपको अपनी ही आवाज़ वापस आती है। इस सिस्टम को हम बोलते हैं, इस फिनोमेना को हम बोलते हैं एको। तो देखिए देयर वॉज अ डेफनिंग रोर, कि वहाँ पे मतलब इतनी तेज़ गर्जना हुई कि बहरा कर देने वाली गर्जना हुई, दैट echoed, और जो दीवारों से टकरा के वापस आ रही थी, थ्रू आउट द कैवर्न। कैवर्न टर्म यूज़ होती है केव के लिए, यानी गुफा की बात हो रही है यहाँ पे। नेक्स्ट में आते हैं वेरी ऑफन। यहाँ पे मैंने आपको पहले ही बताया था कि देखो ऑफ्टन यूज़ करते हो ठीक है काम चल जाएगा, बट बेटर होगा ऑफन। टी इज साइलेंट हेयर, तो ये हो जाएगा ऑफन। अब वेरी ऑफन के लिए हम क्या टर्म यूज़ कर सकते हैं, फ्रीक्वेंटली। ये हमने हमारे प्रीवियस सेशंस में भी काफ़ी यूज़ किया है इस वर्ड को, फ्रीक्वेंटली। तो इस वजह से इस वर्ड का मैंने कोई भी एग्जाम्पल यहाँ नहीं लिया है, क्योंकि ये तो हम बहुत वैसे भी यूज़ करते हैं डेली लाइफ में भी, कि मैं फ्रीक्वेंटली वहाँ आती जाती रहती हूँ, तो इस तरह से। नेक्स्ट है वेरी ओल्ड। अब देखो ओल्ड कितना सिंपल सा वर्ड है, ओल्ड पुराना हो गया, वेरी ओल्ड बहुत पुराना हो गया। लेकिन अगर आप इसी की बजाय अगर ये बोलते हो एंशियंट, अब यहाँ पे इम्पैक्ट कितना अच्छा जाएगा। तो देखिए एंशियंट का एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। इन एंशियंट टाइम्स यानी पुराने टाइम में डायनासोर्स रूल्ड द प्लैनेट, यानी जो प्लैनेट है इस पे डायनासोर्स का राज था, वो राज किया करते थे पुराने टाइम में, इन एंशियंट टाइम्स। नेक्स्ट में आते हैं, अब जैसे ये है वेरी, पहले वाला तो क्या था, वेरी ओल्ड मीन्स पुराना, लेकिन नेक्स्ट में क्या है, ओल्ड फैशन्ड, पुराने तौर तरीकों वाला। इसके लिए हम क्या टर्म यूज़ करते हैं, आर्केइक।
देखिए जो मैं वर्ड्स बोलती हूँ ना और जो स्पेसिफिकली ज़ोर दे के बताती हूँ कि इसको ऐसे नहीं ऐसे प्रोनाउंस किया जाता है, तो उसको आप प्लीज़ साथ में बोला करो। जब तक आप साथ में नहीं बोलोगे उसको तब तक आपकी प्रोनाउंसिएशन कैसे अच्छी होगी। ऐसे नहीं है कि आप बैठे बैठे बस देखे जा रहे हो, सुने जा रहे हो, बोला भी करो साथ में। देखिए तो ये क्या है, अच्छा इसको CH को ना क ऐसे प्रोनाउंस करेंगे, इसको आर्चेइक नहीं बोलेंगे, इट्स आर्केइक, आर्केइक ये हो जाएगा। तो अब आते हैं एग्जाम्पल में। माई ग्रैंड फादर हैज़ एन आर्केइक माइंड सेट एंड ही बिलीव्स दैट women should not work outside the home। यानी जो मेरे ग्रैंड फादर हैं हैज़ एन आर्केइक माइंड सेट, कि उनका जो माइंड सेट है, उनकी जो सोच है वो क्या है, बहुत पुरानी है, यानी वो बहुत पुराने ख्यालों वाले इंसान हैं। एज ही बिलीव्स, क्योंकि उनको लगता है, क्योंकि उनका मानना है दैट women should not work outside द होम, की जो औरतें हैं उन्हें घर के बाहर काम नहीं करना चाहिए। तो देख रहे हो ओल्ड फैशन मीन्स आर्केइक, आर्केइक माइंड सेट, आर्केइक थिंकिंग। अच्छा इसके लिए ना हम एक और टर्म भी यूज़ करते हैं, पेरोशियल, पेरोशियल माइंड सेट, पेरोशियल थिंकिंग, यानी संकीर्ण मानसिकता, नैरो माइंडेडनेस, ये भी हम बोल सकते हैं इसके लिए। तो चलिए नेक्स्ट में आते हैं। नेक्स्ट में अगेन वेयर, ओके ये देख लेते हैं एक बार, वर्ड देख लेते हैं, वेरी ओपन एंड विदाउट सीक्रेट। अच्छा वेरी ओपन ये किसी चीज़ के लिए नहीं है कि कोई चीज़ है जैसे कि वो बहुत खुली है, उस चीज़ के लिए नहीं है, यहाँ पे पर्टिकुलरली किस चीज़ के लिए यूज़ हुआ है, वेरी ओपन एंड विदाउट सीक्रेट, यानी किसी पर्सन, किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, किसी फर्म, किसी कंपनी के लिए ये हम टर्म यूज़ कर सकते हैं। हाँ पर्सन के लिए तो ऑब्वियसली कर ही सकते हैं, कि अगर हम ये बोलते हैं दैट पर्सन इज़ वेरी ओपन, दैट मीन्स कि वो जो है वो बहुत साफ तौर पे काम करता है, कि वहाँ पे कोई सीक्रेट नहीं है, वो सारी चीज़ें खुले में होती हैं उसकी, बहुत ऑनेस्टली वो चीज़ें हैंडल करता है, ये मतलब हो जाता है इसका। तो इसके लिए हम ये टर्म भी तो यूज़ कर सकते हैं ना, ट्रांसपेरेंट, यानी बहुत पारदर्शिता है वहाँ पे। एग्जाम्पल देख लेते हैं, वी आर कमिटेड टू बीइंग टोटली ट्रांसपेरेंट इन आवर बिजनेस, यानी कोई नया बिजनेस किसी ने अगर स्टार्ट किया है तो वहाँ पे वो क्या कमिटमेंट देते हैं अपने पूरे स्टाफ को, दैट वी आर कमिटेड टू बीइंग टोटली ट्रांसपेरेंट इन आवर बिजनेस, यानी हमारा जो बिजनेस है वहाँ पे सारी चीज़ें ट्रांसपेरेंट रहेंगी, वहाँ पे कोई धोखाधड़ी नहीं होगी। तो ये इसका मीनिंग था ट्रांसपेरेंट का। नेक्स्ट में आते हैं वेरी पेनफुल, पेनफुल यानी दर्दनाक, वेरी पेनफुल बहुत दर्दनाक। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्सक्रूशिएटिंग, साथ में बोलिए एक्सक्रूशिएटिंग, एक्सक्रूशिएटिंग। अब देखिए एग्जाम्पल में आते हैं, सिंस आई वॉज एक्सपीरियंसिंग एक्सक्रूशिएटिंग पेन, यानी क्योंकि मैं एक्सपीरियंस कर रही थी एक्सक्रूशिएटिंग पेन यानी असहनीय दर्द, माई डॉक्टर गेव मी अ स्ट्रॉन्ग एनाल्जेसिक, कि मेरे डॉक्टर ने फिर क्या किया, भाई ये देखते हुए कि भाई ये तो बहुत पेन फील कर रही है, एक्सक्रूशिएटिंग पेन को ये फील कर रही है, तो उसने क्या कर दिया, माई डॉक्टर गेव मी अ स्ट्रॉन्ग एनाल्जेसिक। एनाल्जेसिक क्या होता है कि सुन्न कर देने का जो इंजेक्शन या टैबलेट वगैरह होती है वो देना, वो उसको हम बोलते हैं एनाल्जेसिक। नेक्स्ट में आते हैं, अच्छा यहाँ पे भी इस टर्म में भी एनाल्जेसिक, ये टर्म यूज़ हो रही है यहाँ पे, एनाल्जेसिक नहीं है ये, इट्स एनाल्जेसिक। और इसी तरह से अगर ये हो यहाँ पे ए आ जाए, दैट बिकम्स एनाल्जेसिया, ये हो जाता है। चलिए वापस आते हैं हमारे वर्ड पे, वेरी पेल। अब पेल ये टर्म किसके लिए यूज़ होती है, देखिए कुछ एक को आप में से हो सकता है पता ना हो, मैं उसके लिए एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखिए पेल कहते हैं ना कि चेहरा सफ़ेद पड़ गया उसका, है ना, या फिर उसका रंग उतर गया, तो रंग उतर गया यानी वो सिर्फ ये पेल, एक्चुअली ये येलो के लिए टर्म यूज़ होती है, पीला पड़ जाना आप ये भी बोल सकते हो, यानी उसका रंग उतर गया, रंग उड़ गया, ये कहा जाता है। तो उस सेंस में इसको यूज़ किया जाता है वेरी पेल। तो इसके लिए हम क्या टर्म यूज़ कर सकते हैं, एशन, एशन। एग्जाम्पल में आते हैं, आफ्टर सीइंग अ घोस्ट द बॉयज फेस बिकेम एशन चेंजिंग फ्रॉम रोजी टू पेल सडन। देखो क्या हुआ, आफ्टर सीइंग अ घोस्ट, कि
घोस्ट को देखने के बाद, भूत को देखने के बाद क्या होगा, द बॉयज फेस बिकेम एशन, यानी जो लड़के का जो फेस था वो पूरा पीला पड़ गया, यानी उसका रंग उतर गया। और कैसे, चेंजिंग फ्रॉम रोजी टू पेल, यानी पहले कैसा था कि भाई रोजी चिक्स बोलते हैं, यानी बहुत हेल्दी पर्सन की निशानी होती है कि भाई टमाटर जैसे गाल रहते हैं उसके लिए हम टर्म यूज़ करते हैं रोजी चीक। तो उसका क्या हुआ हाल कि वो रोजी से पेल हो गया सडनली, तुरंत। तो ये थे हमारी आज की वोकैब। अच्छा, एक और चीज़, जैसे यहाँ पे ना ये वर्ड है GHOST, इट्स नॉट घोस्ट, ये GH नहीं है, इट्स घोस्ट। H इज साइलेंट हियर, यहाँ पे H नहीं प्रोनाउंस करेंगे, इट्स घोस्ट। आते हैं हमारे एंड पार्ट पे। तो देखिए, टुडेज टास्क आपके लिए क्या है, देखते हैं मिठाई में। कन्वर्ट ऑल द सेंटेंसेस यूज्ड इन टुडेज सेशन इनटू नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। देखिए, जितने भी हमारे सेंटेंसेस यूज़ हुए हैं आज वाले सेशन में, उन सभी को आपको क्या करना है, एक तो नेगेटिव में करना है, उसके बाद में इंट्रोगेटिव में भी करना है। और इंट्रोगेटिव दोनों इंट्रोगेटिव में, यानी हेल्पिंग वर्ब वाला तो रहेगा ही, जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं, जो क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हो रहे हैं, आपको वो भी करना है। यानी दोनों तरह के इंट्रोगेटिव बनाने हैं प्लस नेगेटिव बनाने हैं। तो हर एक सेंटेंस के 3-3 सेंटेंसेस आपको बनाने हैं। ये रहेगा आपका टास्क। मुझे आप ये सबमिट करवा देना मेरे इंस्टा हैंडल पे, निशा चौधरी से यहाँ पे। और सो दिस इज द एंड ऑफ द सेशन। कीप प्रैक्टिसिंग, बी सेफ एंड स्टे ब्लेस्ड।